पास ही होगी। ये फाइल नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो है वो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट चले गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अच्छा, लेआउट की फाइल नाम से ही हमें समझ आ रहा है लेआउट। ये लेआउट की फाइल बेसिकली क्या करती है, आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है वो एक लेआउट पे चल रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक आपको सेम लेआउट दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक वाइट स्क्रीन आ रही है, उसमें कहीं मैंने कलर जहाँ पे चेंज किया हुआ वो है। लेकिन ये आप यहाँ से देखें, अगर एरो आ रहा है ऊपर टॉप साइड पे जिससे हम जो है नेविगेट करते हैं, उससे नीचे से लेके बिल्कुल बॉटम तक मेरे पास क्या आ रही है, वाइट स्क्रीन आ रही है। अब मैं अगर कहीं पे भी चेंजेस करता हूँ तो वो इसी जगह में आ रही है। वो एक ये लेआउट बना हुआ है कि भाई ये कोई ना कोई एक विड्थ होगी, हो सकता है हाइट होगी इसकी, तो अब वो क्या हो रहा है, एक लेआउट बना हुआ है या एक बॉक्स बना हुआ है कि भाई इसमें ये सारी चीजें आएंगी। ये क्या है, लेआउट बना हुआ है। अब बेसिकली लेआउट क्या करती है, आपकी वो सारी चीजों को रखती है जो आपके नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को चलाने में काम आती है। ठीक है, अब अगर हम लोग नीचे आए, अभी के लिए स्टार्टिंग की लाइंस को इग्नोर करें। मेन जो अभी के लिए हमारे पास कोड है वो हमारे पास ये है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन रूट लेआउट। और इसके अंदर आपने थोड़ा बहुत इसमें कोड किसी को समझ आ रहा होगा जिसने HTML पढ़ी होगी। HTML का टैग है और बॉडी का टैग है। अब मेन काम यहाँ पे हो रहा है। अब ये जो मेन फंक्शन है, जो रूट लेआउट के नाम से फंक्शन है, असल काम ये कर, आपको हमने क्या बताया था, मैंने ही बताया था बल्कि, कि जो आपका page.tsx है ये जाके सबसे स्टार्टिंग में लोड होता है। ठीक है, यही लोड होता है, जो इसमें स्टाइलिंग लगी हुई होती है वही स्टाइलिंग जो है जाके लग जाती है। अब कभी आपने ये सोचा है कि यार मैंने एक page.tsx यहाँ पे बनाया, फिर उसके बाद मैंने अबाउट अस में जाके page.tsx बनाया, हर जगह पे मैं page.tsx लगा रहा हूँ, अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद जाके सिर्फ ब्राउजर रिफ्रेश करता हूँ, या कभी कभी वो भी नहीं करता। अब क्या होता है, मेरे पास सारा का सारा जिस तरह का मैंने कोड किया होता है वो सारा शो हो जाता है। ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे भी तो कोई एक लॉजिक होनी चाहिए ना। हवा में तो नहीं हो रहा कि भाई वो बोल रहे यार ये हवा में ये कोड लिख दिया बस हो जाना चाहिए, वो ऐसा काम तो नहीं हो सकता ना, कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या होता है, हमारे पास बेसिकली लेआउट के फोल्डर में होता है, लेआउट की फाइल में। अब लेआउट की फाइल में यहाँ पे जो सबसे मेन फंक्शन आपको बता दिया कि ये वाला है हमारा, ये जो रूट लेआउट के नाम से। अब इस फंक्शन को हम थोड़ा सा पढ़ें तो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया हुआ है, आपके पास एक HTML का टैग है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग ने एक बॉडी का टैग बनाया हुआ है। ठीक है, अब बॉडी का टैग क्या होता है, आपकी जितनी भी वेबसाइट होती है वो एक पूरी एक बॉडी में आती है। जैसे आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है, आपका ये हेड आ गया और ये आपकी बॉडी आ गई। ठीक है, इस तरह होता है ना, साइंस में भी कुछ इसी तरह मेथड से डिवाइड करते होंगे। तो इसी तरह हमने भी क्या किया, अपनी वेबसाइट को डिवाइड किया कि हमारा हेड कुछ अलग होता है। हेड में हमारे पास कोई मेन चीजें आ जाती हैं जो हमारी रिकॉग्निशन के लिए आ जाती है। मेन काम हमारा कहाँ हो रहा होता है, जो हमने जितनी भी चीजें दिखानी होती है वो हम कहाँ दिखा रहे होते हैं, बॉडी में दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा बॉडी का टैग है इसके अंदर अगर आप देखें एक चीज आ रही है, क्या, चिल्ड्रन। आप ये है बॉडी के अंदर मेन असल चीज। अब अगर आप यहाँ पे देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक ये जो लाइन है चिल्ड्रन वाली, लाइन नंबर 31, मैंने इसको क्या किया, कमेंट कर दिया। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया। अब आपको पावर ऑफ वन लाइन दिखाते हैं। ठीक है, मैं आया अबाउट अस के पेज को मैंने रिफ्रेश किया, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैंने जो हेडर लगाया हुआ था अबाउट अस के पेज पे वो तो आ रहा था। अब ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं आ रहा, ये लेआउट की फाइल में ये चिल्ड्रन है, ये मैंने कमेंट किया था। अब अगर मैं वापसी जाऊं, आ गया मेरे पास। तो इससे मुझे ये पता चला, मैंने थोड़ा सा डिबग किया कि जो चिल्ड्रन है ये कोई ऐसी बला है जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट जो है, जो मेरा जितना भी, जो मेरी स्टाइलिंग है, जो मेरी जो भी चीजें हैं वो सारी विजिबल हो गई। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जितना भी HTML लिखते हैं या हम जितनी भी जो है टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं लॉजिक के लिए अपनी, वो सारी क्या होती है, उठती है और वो एक जगह आके यहाँ पे चिल्ड्रन में सेव हो जाती है। कि नेक्स्ट.जेएस ने पीछे खुद अपने लिए बनाया हुआ, ये हम नहीं बनाते, सबके पास ये लिखा हुआ आता है वाला कोड, और नेक्स्ट.जेएस ने खुद ही राइट किया हुआ है।
इसमें क्या होता है, आपका जितना भी आपका कोड होता है वो सारा आता है और चिल्ड्रन में सेव हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कॉन्टेक्ट का पेज दिखाऊं, इसमें ये जितना भी कोड है ये सारा क्या हुआ, यहाँ से उठा और चिल्ड्रन में आके सेव हो गया। अब क्या है, मेरे पास चिल्ड्रन में एक पेज है कॉन्टेक्टर्स का और वो शो हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, अगर चिल्ड्रन ही नहीं शो होगा तो कॉन्टेक्टर्स शो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अभी क्या हुआ था, मेरे पास इसी वजह से नहीं शो हुआ था, तो मैंने पेज लोड किया था। मैं एक बार दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे चिल्ड्रन को कमेंट किया, मैं आया अबाउट अस के पेज पे, सिंपल रिफ्रेश किया, सब कुछ गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जितना भी सारा कोड होता है वो सारा जाके किसमें आ जाता है, चिल्ड्रन के अंदर, और वो सारा कोड अब चिल्ड्रन के थ्रू जो है आपको दिख रहा होता है। ठीक है, सिंपल चिल्ड्रन का ये काम। और लेआउट की फाइल का भी सिंपल ये है कि आपका एक लेआउट जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि आपका जो है नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट का ये लेआउट है, इसमें कुछ इस तरह है और इसमें कुछ इस तरह है। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो लेआउट होता है ये ग्लोबली होता है, ये आपका कोई एक स्पेसिफिक पेज का नहीं होता। ये समझिए जो layout.tsx है ये आपकी पूरी वेबसाइट की लेआउट है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक पेजेस की लेआउट होती है वो आप खुद बनाते हो। आपने यहाँ पे देखा ना, ये मैं यहाँ पे हेडर लगा रहा हूँ जॉब्स के पेज पे, कोई हेडिंग लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ये मैं क्या करूँ, अपने इस पेज का लेआउट खुद बना रहा हूँ। लेकिन जो हमारी वेबसाइट का लेआउट होगा, जो डिफॉल्ट लेआउट होगा, वो कहाँ से आएगा, कहाँ से, layout.tsx से। और layout.tsx में सबसे मेन चीज क्या होती है, क्या, चिल्ड्रन। ठीक है, हमारे पास लेआउट की फाइल के अंदर सबसे मेन चीज क्या होती है, चिल्ड्रन। अब मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को बता दिया कि हमारे पास अगर लेआउट की फाइल में कोई भी चेंजेस हो तो वो हमारी पूरी वेबसाइट पे आता है। ठीक है, ये हमारी पूरी वेबसाइट का लेआउट जो है वो डिसाइड करता है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं लेआउट की फाइल में यहाँ पे आता हूँ, बॉडी में मेरा चिल्ड्रन है, इससे पहले मैं एक h1 लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम उबैद फ्रॉम लेआउट। ठीक है, अभी के लिए मैंने क्या किया, एक HTML का टैग लगाया भी कहाँ है, बॉडी के अंदर। इसका मतलब ये HTML का टैग वैलिड है। ठीक है, अब मैंने ये टैग लगा दिया। अब यहाँ पे आप सारे तुक्के मारो, जितना मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाया। क्या ये एक हेडिंग लगी हुई H1 आई एम उबैद फ्रॉम लेआउट, ये कहाँ शो होगी, सारे पेजेस पे शो। ये आपको किस तरह पता चला कि ये सारे पेजेस पे शो हो गया, क्योंकि ये बेसिकली किसमें रखी हुई है, लेआउट की फाइल में। और लेआउट की फाइल का क्या काम है, आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट बताना। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे मैंने अबाउट अस का पेज ओपन किया। अब लेआउट अबाउट अस के पेज में आई एम उबैद फ्रॉम लेआउट आ रहा है, और यही मैं अबाउट अस के पेज में जाऊं, यहाँ पे एक सेकंड, तो अबाउट अस के पेज में तो इस तरह की कोई हेडिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन अबाउट अस के पेज में बेसिकली क्यों आ रहा है, लेआउट की फाइल की वजह से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, स्टार्टिंग में मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी कि हमारे पास हम अभी भी एक रूल ब्रेक कर रहे हैं, ड्राई वाला, डोंट रिपीट योरसेल्फ। क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ किसी तरह? समझ आया थोड़ा सा सॉल्व करने का उसका तरीका? अब करते हैं कुछ ट्राई, आते हैं। हमें इतना पता चल गया कि हमारी वेबसाइट में अगर हमें कहीं भी चेंज, कोई इस तरह का चेंज चाह रहे हैं जो हमारी पूरी वेबसाइट पे हो। लाइक मैं काम करता हूँ, CSS सबको आती है ना अभी थोड़ी बहुत। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास नेम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एक BG ब्लैक। ठीक है, मैंने क्या किया, एक क्लास नेम अप्लाई की BG ब्लैक। अब ये मुझे बताएं, ये जो BG ब्लैक है ये कहाँ कहाँ अप्लाई हुई होगी, सब पेजेस पे अप्लाई होगी, डन है। आए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमने अबाउट अस का पेज देखा, अप्लाई हो गई। होम पे आए, अप्लाई हो गई। लेकिन यहीं पे अगर आप देखें, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है आई एम उबैद फ्रॉम लेआउट,
ये होम पेज पे भी आ रहा है। अब मैं यही कॉन्टेक्ट अस पे जाऊं, कॉन्टेक्ट अस पे भी आ रहा है बिल्कुल सेम। जॉब्स पे जाऊं तो जॉब्स पे भी यही आ रहा है। ये किस तरह आ रहा है? लेआउट की फाइल की बदौलत आ रहा है। अब हमने प्रॉब्लम के लिए देखा था कि हम यहाँ पे एक कोड लिख रहे थे जो रिपीट हो रहा था। उसमें ये था कि हम कंपोनेंट इंपोर्ट करते थे और उसके बाद उस कंपोनेंट को यूज कर लेते थे। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हर जगह ये रिपीट हो रहा है और हमारे पास केस भी ये है कि वो हमारी पूरी वेबसाइट पे ही शो होना चाहिए। तो क्या मैं इसको यहाँ से कमेंट करूँ कॉन्टेक्ट अस के पेज से और लेआउट की फाइल में आऊँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस के पेज पे इंपोर्ट किया था और यूज किया था, मैं इसी तरह यहाँ पे भी अपने हेडर को इंपोर्ट कर लूँ। क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड तरीका है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वही सारा काम हो रहा है। एक कंपोनेंट आ रहा है, उसने बोला भाई कंपोनेंट आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अब मैंने उसका तरीका निकाल लिया कि भाई मैं उसको लेआउट में रख दूं। आए ट्राई करके देखते हैं, शायद हो शायद ना हो। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर, ठीक है, ठीक है। अब सही है, स्क्रीन सपोर्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने बोला हेडर, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, हेडर जो आपका सेक्शन होता है वो क्या सबसे पहला सेक्शन होता है या सबसे आखिरी में होता है या बीच में कहीं होता है? सबसे पहला होता है। हेडर का एक और नाम टॉप बार भी होता है, आप लोग को पता हो। टॉप बार भी हम लोग कहते हैं, नेफ बार भी हम कहते हैं। तो अब अभी के लिए हमने यहाँ पे देखा, थोड़ा सा कोड को देखें। मैंने अगर चिल्ड्रन से ऊपर एक H1 लगाई थी तो क्या हुआ, मेरे जितना भी कोड था बॉडी के अंदर ही, लेकिन उस चिल्ड्रन से ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि आपका जितना भी कोड आ रहा है page.tsx में है, कोई भी स्टाइलिंग है, वो सारी कहाँ जा रही है? चिल्ड्रन में। अब जब चिल्ड्रन शो हो रहा है तो वो तो बाद में जाके शो हो रहा है। चिल्ड्रन से पहले एक चीज शो हो रही है, वो कहाँ आ रही है? स्टार्टिंग में। अब मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मेरा हेडर आए स्टार्टिंग में, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? H1 की जगह अपने हेडर के कंपोनेंट को यूज कर लूँ, ठीक है। मैंने यूज किया। अब इसको सही से देखने के लिए काम करते हैं, हाँ बल्कि छोड़ो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जॉब्स के पेज पे, दो हेडर आ रहे। दो हेडर क्यों आए देखते हैं। कोड देखेंगे, आप तो कोड देखने की आदत बनाए। कोड देखा मैंने यहाँ पे आके, तो मेरे पास एक तो जॉब्स के पेज पे भी एक हेडर पड़ा हुआ और एक लेआउट का हेडर आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात बताएं, लेआउट की फाइल सबको समझ आ गई बेसिक तौर पर। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो फर्स्ट वाला लेआउट है, ये वाला फर्स्ट वाला लेआउट कह रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो हेडर आ रहा है, ये लेआउट की फाइल से आ रहा है या फिर जॉब्स की फाइल से आ रहा है? ये लेआउट से आ रहा है या जॉब्स की फाइल से आ रहा है? पहला वाला लेआउट। कैसे पता चला कि ये लेआउट की फाइल से आ रहा है? क्योंकि ये चिल्ड्रन से पहले। अब अगर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे काम करते हैं, हेडर को यहाँ से जो है वो रिमूव करते हैं और चिल्ड्रन के नीचे रख देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ इस तरह की है। अभी के लिए हमारे पास एक पेज है, ये वाला, मेरे पास कोई एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जो हमारे पास पहला वाला हेडर आ रहा है, अब वो कहां से आ रहा है? जॉब्स के अंदर से आ रहा है या लेआउट के अंदर से? हम कोड रिव्यू करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो हेडर लेआउट की फाइल में है, वो हमारे पास कहाँ है? चिल्ड्रन के बाद है। चलिए, इसको आपको दो हेडर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, H1 लगाता हूँ, आई एम अंडर द चिल्ड्रन, ठीक। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा अभी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ये देखेंगे, ये आ रहा। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, क्लास नेम टेक्स्ट क्या होगा? कलर वाइट करना है मुझे।
इतना तो याद होगी क्लास टेक्स्ट 1। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं मेरे पास चिल्ड्रन में कितना कितना कोड आ रहा था, एक हेडर आ रहा था और एक हेडिंग आ रही थी, वो आ गई। पहले वो लोड हुई, उसके बाद मेरे पास लेआउट की फाइल से आ रहा था वो सारा आ गया। ठीक है, अब मुझे ये भी समझ आ गया कि भाई लेआउट में अगर चिल्ड्रन से ऊपर है तो वो क्या होगा, सबसे ऊपर आएगा, चिल्ड्रन के बाद है तो क्या आएगा, सबसे एंड में आएगा। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकता हूँ। क्या करूँगा, जो मेरा हेडर है वो मैं चिल्ड्रन से ऊपर रख लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रख भी लेता हूँ। ठीक है, और बाकी पेजेस से काम करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। पेज, ठीक है, इसके अलावा बाकी पेजेस में जाते हैं, वहां से भी रिमूव कर देते हैं इनको। ठीक है, हमारे पास एक और पेज और ts6। ठीक, h1 आई एम होम पेज। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं होम पेज पे आऊँ तो मेरे पास हेडर आ रहा है, अभी आ रहा है, जैसे मेरे पास पहले लास्ट क्लास तक आ रहा था वैसे ही आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक और बेस्ट प्रैक्टिस यूज कर ली और मैंने अपना एक रूल ब्रेक करने से बचा लिया। कौन सा रूल नहीं ब्रेक किया यहाँ पे मैंने, डाई का, वो क्या है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। उसको हमने देखा कि हमने जो हमारा हेडर था, जो हमारे पास रिपीट हो रहा था, हमें सबसे पहले ये पता चला कि वो हमारी पूरी वेबसाइट पे शो होगा। तो हमने क्या किया, उसको लेआउट की फाइल में रख दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारी पूरी क्या हुआ, वेबसाइट पे शो हो गया। अब यहाँ पे इसको एक आध और चीज बता दूं इसमें लेआउट की फाइल में। अब आपके पास एक इस तरह का कोई सिनेरियो आता है, आप बोलते हो कि यार मेरा जो हेडर है, अभी के एग्जांपल ले रहे हैं, वो मेरा होम पेज पे आना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पे आना चाहिए, अबाउट अस पे आना चाहिए, इसके अलावा जितने भी पेजेस हैं सब पे आ जाए, बस सिर्फ जो एक पेज है जो मेरे नाम से बना हुआ है उबैद का, उस पे ना आए। ठीक है, मैंने बीच में एक और इशू निकाल दिया कि मेरी जो हेडर है वो सिर्फ एक पेज पे ना आए जो उबैद नाम से, बाकी वो जितने भी पेजेस हैं उस वेबसाइट में, अगर 1000 पेज बन रहे हैं या 2000 बन रहे हैं, वो उन सब पे शो। तो अब इसके लिए क्या मैं लेआउट की फाइल में जाना प्रेफर करूंगा या नहीं, करना प्रेफर करूंगा या नहीं, तो क्या मार लो, कोई इशू नहीं। कितने कह रहे हैं यस, कितने कह रहे हैं नो। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं, क्या हम नेक्स्ट में लॉजिक यूज कर सकते हैं, लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या कोई इस तरह का तरीका नहीं होगा कि हम जो है किसी लॉजिक से एक लॉजिक बना दें कि जो पेज उबैद है उस पे हेडर ना शो हो, बाकी सब पे शो हो जाए। इस तरह हम बना सकते हैं ना। अब वो लॉजिक मैंने अभी के लिए सिर्फ आपको बता दिया कि हम इस तरह बना सकते हैं, और वो लॉजिक अभी नहीं बना के दिखा रहा क्योंकि आप लोग लॉजिक वाले पार्ट पे भी गए नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ अपने माइंड में रख लें कि हम अगर लेआउट की फाइल में कोई इस तरह की चीज है जो हमारे पास पूरी वेबसाइट पे आनी चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, लेआउट की फाइल में रख देते हैं। लेकिन हमारे पास बीच में एक और चीज आ जाती है कि हमें क्या करना है, उस चीज को पूरी वेबसाइट पे तो शो कराना है, मगर सिर्फ एक पेज पे नहीं, एक स्पेसिफिक जगह नहीं शो कराना है। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक बेसिक सी लॉजिक लिख लूंगा, उससे ये सारा काम मेरा अचीव हो सकता है। ठीक है, ये थी हमारे पास बेसिक लेआउट की फाइल। समझ आई यहां तक। अब क्वेश्चन है किसी के, कोई लेआउट की फाइल है किसी के, कोई क्वेश्चन समझ आ गई सबको, 2-3 यस सर, बाकियों को नहीं समझ आई तो क्वेश्चन कर लो या फिर सही रिस्पॉन्स बता दो। समझ आई है, बताइए समझ। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली सारों से पूछ रहा हूं एक साथ, लेआउट की फाइल किस काम आती है, आपके प्रोजेक्ट का
लेआउट बनाने के। अब लेआउट की फाइल तो मैं इसलिए यूज कर सकता हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसी चीज है जो मैं पूरी वेबसाइट पे शो कराना चाह रहा हूँ, या कोई स्टाइलिंग है, कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसको लेआउट की फाइल को एडिट कर दूंगा। अब इसकी एक छोटी सी और एग्जांपल मैं लास्ट दे देता हूँ, देन इसको हम लोग कंप्लीट। अच्छा, लास्ट एग्जांपल को भी छोड़ते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 10 पहली बजे। अच्छा, किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो भी कर ले, लेआउट की फाइल में नहीं है जी? बिल्कुल सही। एक फायदा है, सारे फायदे ये नहीं है, एक फायदा उसमें से हम ये कह सकते हैं कि हम उसको रिपीट नहीं कर रहे। और कोई क्वेश्चन? जी जी लिख सकते हैं। अगर आप लिख तो HTML रहे ना, आपका हेडर वहाँ पे। अब एक सेकंड में आप लोग को सबको इनका क्वेश्चन बता दूं। ये कह रहे हैं कि हमने एक हेडर का कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर हमने हेडर के अंदर क्या रिटर्न कर रहे हैं, एट द एंड एक HTML ही रिटर्न कर रहे हैं ना। मैं उस HTML को उठा के लेआउट की फाइल में एज इट इज लिख दूं तो क्या वो मेरे पास चलेगा? यस, वो चलेगा, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, HTML ही है ना। बट वो क्या है, हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी लेआउट में जाऊं, अभी के लिए आपको तो कोई 6-7 लाइनों का कोड है हेडर का। नॉर्मली जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं या और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो ये मिनिमम 50 से 60 लाइनों का आपका कोड जाता ही जाता है हेडर का। तो अब मैं अपनी लेआउट की फाइल में पहले ही इतना कोड है, फिर एक 50-60 लाइनों का कोड लाऊं, फिर इसी तरह फुटर का कोड लाऊं, और कोई कंपोनेंट है तो उसका कोड लाऊं, तो ये क्या होगा, मेरा सारा कोड मैसी हो गया। वही लास्ट टाइम वाला इश्यू आ गया। उस इश्यू को हमने किस तरह रिजॉल्व किया था? कंपोनेंट से। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, डायरेक्ट ही कंपोनेंट यूज कर लिया। और कोई क्वेश्चन? एक सवाल है, एक यूज केस जो हम बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं वो ये था कि भाई कंपोनेंट बार बार इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि अक्रॉस दी वेबसाइट सेम है, उसके अंदर एक सर्टेन सेक्शन जो है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गौर करते हैं। फेसबुक आप में से डेस्कटॉप पे किसने यूज़ किया? करते हैं। तो फेसबुक के लॉगिन पेज पे जाते हैं तो लेआउट डिफरेंट होता है, हेडर डिफरेंट है, और साइन अप फॉर्म एक आ रहा पर्टिकुलर। जब आपने लॉगिन कर लिया तो फिर आप लेआउट डिफरेंट है, एक साइड पे पैनल चल रहा है मिसाल के तौर पर, हेडर के अंदर अलग है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कि बेसिकली लेआउट की स्ट्रेटजी ये है, एक वेबसाइट या एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लेआउट्स होंगे। ठीक है, अभी हमने डिस्कस ये किया कि सिंगल लेआउट है, जिसमें आपने एक बता दिया कि यार ये मेरा था हेडर, ये मेरा फूटर, और उसके दरमियान जो कंटेंट है चेंज हो रहा है। जब हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तो फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपल लेआउट या नेस्टेड लेआउट। वो लेआउट्स क्या है बेसिकली कि जब एक यूज़र जिसके पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस नहीं है तो उसे क्या दिखाना है, और उन्हीं पेजेस के अंदर अगर वो राउट कर रहा है तो एक सर्टेन लेआउट चल रहा है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, बीच में सेक्शन चेंज हो रहा है। जब वो लॉग इन कर रहा है, वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस कर रहा है, उसके बाद लेआउट चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके पास सर्टेन फीचर्स का एक्सेस है जो कि बेसिकली लॉग इन होने के बाद है या पे करने के बाद है। तो ये मल्टीपल लेआउट का कॉन्सेप्ट रखिएगा। ठीक है, और ये लेआउट हर जगह यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये लेआउट की का टॉपिक यहीं पे एंड हो गया। अच्छा, इसके बाद अब अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे आए, मैं काम करता हूँ यहाँ से BG ब्लैक हटा देता हूँ ताकि हम लोग सुकून से काम कर सकें। कोड मेरा सारा साफ सुथरा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सब कुछ सेट है। ठीक है, सब कुछ सेट है। अब एक बात मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों ने गवर्नर सिंह की वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे यूज की? कितने लोगों ने यूज की भी? ठीक है, की भी है। कभी गवर्नर सिंह की वेबसाइट को मोबाइल पे और लैपटॉप पे देखा है कि वो मोबाइल पे एक अलग तरह से दिख रही होती है और लैपटॉप पे एक अलग तरह से दिख रही होती है?
लैपटॉप पे कुछ चीज़ें किसी और तरह से दिख रही होती हैं, अलाइनमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। अब साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि वो कहीं से भी कोई इस तरह की नहीं होती कि ये इधर ये कंपोनेंट इधर जा रहा है, ये चीज़ इधर जा रही है, इधर उधर चीज़ें गायब नहीं होती होती। एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ें होती हैं, उससे आपको क्या होता है, चीज़ें यूज़ करने में आसानी होती है, मोबाइल फ्रेंडली बनी हुई, इसका मतलब वो वेबसाइट। अब उसको बनाना पड़ता हो शायद, अभी तो बचा नहीं हमें। अब मुझे एक बात बताएं, अभी के लिए हमने थोड़ी बहुत डिजाइनिंग पढ़ी, हमने एक कंपोनेंट बनाया अपनी वेबसाइट का, समझे। तो ये जो वेबसाइट अभी हमने बनाई हुई है, ये गवर्नर सिंह की नई वेबसाइट है, ठीक है, सिर्फ यही वेबसाइट है। अब अगर मैं इसको लाइव कर दूं, लेट सपोज मैं गवर्नर सिंह की डोमेन पे लाइव कर देता हूँ, या फिर आप सब ने अपनी डोमेन बाय की हुई है, जैसे ekubayt.com है, या फिर कोई भी आपके नाम की, आप उस पर जो है ये लाइव कर देते हो सारा कोड, ठीक है, कर दिया। अब आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख रहे हो, बिल्कुल सही आ रही है, अच्छी आ रही है वेबसाइट, कोई इशू है नहीं है, खूबसूरत भी लग रही है। अब मैं अगर इसी वेबसाइट को मैं बोलता हूँ यार एक काम करता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ अब लैपटॉप यूज़ कर करके, मैंने जो है अपने दोस्त को दिखानी है, दोस्त को फ्लेक्स करना है, मैं बोलता हूँ यार अब लाइव तो है, डोमेन जो है मैं मोबाइल पे एक्सेस करता हूँ, जैसे मेरी समझ लें एग्जांपल ले लें ubayt.com, ठीक है। अब मैं ubayt.com पे जब एक्सेस करता हूँ और दोस्त को दिखाता हूँ, तो मुझे एक बात बताएं, क्या वो मेरी वेबसाइट अभी के लिए जो ये वेबसाइट बनी हुई है, ये क्या मोबाइल फ्रेंडली होगी? मोबाइल फ्रेंडली होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसमें हमने काम नहीं किया, वो वाला काम नहीं किया। अब उसके लिए क्या होती है, क्या चीज़ें यूज होती है, कुछ टर्म्स यूज होती हैं। बेसिकली इन टर्म्स को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये मेन टर्म्स है जो कि आप लोग को आगे जाके बहुत सुनने को मिलेंगे। बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जो आपने डेस्कटॉप पे भी यूज़ करानी है और मोबाइल पे भी यूज़ करानी है, तो आपको उसको करना पड़ता है मोबाइल फ्रेंडली के लिए, या फिर अगर हम उसको जो है टेक्निकल टर्म में देखें तो हम उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव, या फिर रिस्पॉन्सिव कर ले, या फिर रिस्पॉन्सिवनेस है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है भाई इस वेबसाइट की? स्टार्टिंग में याद होगा फर्स्ट क्लास में आई थिंक सो आपने स्टूडेंट्स को बुलाया था, जो हमने वेबसाइट चेक की थी, सर अनस ने बुलाया था स्टूडेंट्स को जो उनकी वेबसाइट चेक की थी। तो अगर कोई स्टेज पे आया हो तो हमने क्या चीज़ चेक की थी? सबसे पहले मैंने एक कोई रिस्पॉन्सिवनेस ही चेक कर रहा था ना, मैं क्या चेक कर रहा था कि यार इसकी मोबाइल में वेबसाइट सही है नहीं, उससे मुझे अंदाजा हो रहा था। तो अब वो क्या होती है, मोबाइल अगर फ्रेंडली आपको किसी भी वेबसाइट को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। अब रिस्पॉन्सिव करने के मल्टीपल तरीके हैं, और वो तरीके क्या है, उसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, बात हो रही थी रिस्पॉन्सिवनेस की, ठीक है। 2-3 टर्मिनोलॉजी है जो मुझे आपको बताना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इस वक्त मोबाइल है, ठीक है, और कितने ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है? अब आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे ना, डिफरेंस देखेंगे, तो मोबाइल लोगों के पास ज़्यादा है और लैपटॉप कम है। अब देखें, मेजर जो आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपने किसी को लिंक शेयर किया, ऑन दी गो अगर उसे देखना है तो वो किस डिवाइस पे सबसे पहले एक्सेस करेगा? मोबाइल। जब से ये मोबाइल का जो यूसेज बढ़ना शुरू हुआ है, डिज़ाइन ट्रेंड में चेंजेस आए। सबसे पहले जो वेबसाइट बनती थी वो बनती थी डेस्कटॉप के लिए, फिर हम उसमें कोड लिखते थे मज़ीद और उसको बनाते थे मल्टीपल डिवाइसेज, और आखिर में जाके मोबाइल के लिए बनती थी, ठीक है। क्योंकि यूज़र ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन या स्मॉलर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अप्रोच इसकी चेंज हुई, ठीक है। तो जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्योंकि मास ऑडियंस को अगर टारगेट करना है तो मैं किस चीज़ को टारगेट करूँगा, किस डिवाइस को? मोबाइल को। और क्योंकि मैं मोबाइल को टारगेट कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर अप्रोच का नाम है मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है। ये पहली चीज़ है। अब 2 कॉन्सेप्ट इसमें मज़ीद है, एक है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एक है एडेप्टिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये कि मैंने एक कोड लिखा, कोड में मैंने पर्टिकुलर कंडीशंस लगाई कि यार इस डिवाइस पे ये हो जाए, इस डिवाइस पे ये हो जाए।
ये कहलाता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। एडेप्टिव डिज़ाइन ये है कि मैं हर डिवाइस को टारगेट करते हुए उसके लिए एक मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाऊँ। ठीक है, उससे होगा क्या, जब यूज़र मोबाइल पे खोलेगा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी फोकस किया, तो आप लोग लिंक चेक कीजिएगा, वो m डॉट करके फेसबुक का शायद चलता है इस वक्त, वो m.facebook.com होता है, m यूज फॉर मोबाइल। जब आप डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो वो नॉर्मल www से खोल रहे हैं। प्रॉब्लम कंफर्म नहीं है मुझे, हो सकता है फेसबुक जो है एडेप्टिव डिज़ाइन की प्रिंसिपल या उसकी पर्टिकुलर अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिव बनाना। ठीक है, मगर हम यहाँ पे कौन सी फॉलो करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जिसमें हम कोड के अंदर कंडीशन लगाएंगे अपने डिज़ाइन को बेहतर बनाना है। अब इसकी वजह मुझे कोई बताएगा क्यों हम रिस्पॉन्सिव को फॉलो करें? ईजी है, टाइम कंज्यूमिंग कम है। मुझे एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में शिप जल्दी करना है, ठीक है, और मास लेवल को टारगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिव को प्रेफर करूँगा। ठीक है, इन केस इन फ्यूचर जाके अगर कोई ऐसी चीज़ें जो डेस्कटॉप पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी है और मोबाइल पे डिफरेंट है, तो फिर मैं एडेप्टिव डिज़ाइन को प्रेफर करूँगा। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल गया कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव होता है एक डिज़ाइन, ठीक है, एडेप्टिव डिज़ाइन होता है। हमें ये भी पता चल गया कि हम जो फॉलो करने वाले वो हमारा कौन सा है, रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्टिंग में आते हैं और हम लोग पहले ट्राई करते हैं अपनी इसी जो हम हेडर बनाए हुए इसी को देखने का कि ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली कह सकते हैं या फिर क्या, रिस्पॉन्सिव। अब मुझे पता भी तो चला कि यार मैं कोड किस में कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बताएं, अपनी लार्ज डिवाइस पे, इसको मैं लार्ज डिवाइस कह सकती हूँ, चलें छोड़े, ये मेरा लैपटॉप है, मैं अपने लैपटॉप पे कोड कर रहा हूँ। अब अगर मैं नॉर्मली इस पर कोड करूँगा तो मुझे इस पर क्या दिखेगा, लैपटॉप का व्यू। मैं लैपटॉप के हिसाब से क्या करूँगा, इसको आराम से अलाइन कर दूंगा। यार लैपटॉप से जो है ना 15 पिक्सल की यहाँ से वेट ले लो, ये कुछ भी मैं आराम से कर सकता हूँ। अब जब कोड मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, अपने जो डिज़ाइन है उसको क्या बनाना है, मोबाइल फ्रेंडली। ये दोनों दो अलग ही चीज़ें हो गई कि मैं काम लैपटॉप पे कर रहा हूँ और मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाह रहा हूँ। मैं मोबाइल का व्यू कहाँ से लाऊंगा? अब वो मोबाइल का व्यू लाने के लिए हमारे पास जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। इसमें जो सबसे अच्छे ब्राउज़र्स हैं जिनमें हेल्प करते हैं वो आपके पास क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स में मेरे ख्याल से इनमें सही काम करता है। ओपरा जो है, जो हमारा ओपरा ब्राउज़र है, वो इस रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करने में सही नहीं है। ठीक है, तो आप प्रेफर कीजिएगा कि आप क्रोम डाउनलोड कर लें, वो आसान है यूज़ करना। अब इसमें अगर आपको जो है अपनी वेबसाइट की ये देखने कि ये भाई मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास तो एक इस तरह का ये वो आ गया फॉर्म। इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में एक चीज़ लिखी भी आ रही है, इंस्पेक्ट। मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं अपनी पूरी वेबसाइट को देख सकता हूँ। बेसिकली जब आपके पास ये आएगी तो वो आपके पास कुछ इस तरह आएगी, आई थिंक सो। ठीक, आपके पास जब आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले आपने ये बोलना है कि यार मैंने तो इसका मोबाइल फ्रेंडलीनेस देखनी है कि मोबाइल पे कैसी